रेसिस्टर का नेक्स्ट 2 टाइप्स पढ़ेंगे। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो फिक्स रेसिस्टर होता है उसके 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से 3 टाइप्स होते हैं? तो उसमें मैंने बताया था कि पहला जो होता है कार्बन कंपोजिशन रेसिस्टर होता है, दूसरा जो होता है वो होता है वायर वुंड रेसिस्टर, और तीसरा हमारा होता है मेटल फिल्म और कार्बन फिल्म रेसिस्टर। यानी कि यही 3 टाइप्स के फिक्स रेसिस्टर होते हैं। और मैंने ये भी बताया था कि इनका नाम जो रखा गया है अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन रखा गया है, और कंस्ट्रक्शन में भी मेनली जो इसका रेसिस्टिव पार्ट होता है जो कि करेंट को अपोज करने का काम करता है, उस रेसिस्टिव पार्ट का जो मटेरियल यूज होता है या जो भी उसमें टेक्निक यूज होता है उसके अनुसार इसका नाम दिया गया है। तो पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग कार्बन कंपोजिशन रेसिस्टर पढ़ चुके हैं। वहां पे मैंने ऑलरेडी आप लोग को एक्सप्लेन कर रखा है कि जो कार्बन कंपोजिशन रेसिस्टर होता है उसका कार्बन कंपोजिशन रेसिस्टर इसलिए नाम है क्योंकि उसका जो मेन रेसिस्टिव पार्ट है, या मेन पार्ट भी बोल सकते हो शॉर्ट में, वो कार्बन का बना हुआ होता है। हालांकि कार्बन के साथ सेरामिक का मिक्सचर तैयार किया जाता है, लेकिन मेन पार्ट जो होता है ना वो कार्बन का होता है, इसलिए उसका नाम कार्बन कंपोजिशन रेसिस्टर है। आया बात समझ में? और आज की क्लास में हम लोग जो वायर वुंड रेसिस्टर पढ़ने जा रहे हैं, इसका भी नाम, इसमें जो रेसिस्टिव टेक्निक यूज किया गया है, जिस टेक्निक से ये करंट को अपोज करता है, उसी का अनुसार इसका नाम रखा गया है। तो नाम क्या है इसका? वायर वुंड। वायर वुंड का मतलब क्या होता है? तो वायर वुंड का मतलब होता है तार का गुच्छा। ठीक है, वुंड का मतलब होता है मान लो एक जगह पे, ये मान लो कोई हमारा स्केच है, इसके ऊपर में कोई तार को लपेट दोगे तो बोलोगे कि ये वायर वुंड है, मतलब तार को ऐसे लपटा हुआ है। तो तार को लपेट के बनाया जाता है। ठीक है, तो चलो इसको हम लोग थोड़ा डिटेल्स में समझेंगे। एक चीज क्लियर है, वायर वुंड रेसिस्टर का मतलब हो गया कि ये वायर को लपेट के बनाया गया है, और यहाँ पे जो वायर यूज किया जाता है वो भी एक स्पेशल वायर होगा, उस पर भी हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज के क्लास का, जिसका नाम है वायर वुंड रेसिस्टर। पहला पॉइंट हमने लिखा है, वायर वुंड रेसिस्टर इज मेड अप ऑफ वाइंडिंग ए वायर अराउंड एन इंसुलेटिंग सिलिंड्रिकल कोर ऑफ सेरामिक। ठीक है, ये इस पॉइंट का मतलब हम समझाते हैं, थोड़ा समझने का कोशिश करना। वायर वुंड रेसिस्टर इज मेड अप ऑफ, मतलब वायर वुंड रेसिस्टर बना हुआ है, किस चीज का बना हुआ है? वाइंडिंग ए वायर अराउंड द इंसुलेटिंग सिलिंड्रिकल कोर ऑफ सेरामिक। ठीक है, वाइंडिंग ए वायर अराउंड इंसुलेटिंग मतलब क्या हुआ? मतलब किसी के चारों तरफ, किसी चीज के चारों तरफ वायर को लपेट के बनाया गया है। ठीक है, वाइंडिंग ए वायर अराउंड ए इंसुलेटिंग, मतलब कोई इंसुलेटिंग मटेरियल है उसके चारों तरफ वायर को वुंड करके, यानी कि वाइंडिंग करके लपेट के बनाया गया है। और वो इंसुलेटिंग मटेरियल क्या है? वो इंसुलेटिंग मटेरियल पहला बात है कि सिलिंड्रिकल फॉर्म में है, और साथ ही साथ वो सेरामिक का है। ठीक है, जैसे मान लो ये स्केच है, तो ये स्केच एक सिलिंड्रिकल फॉर्म में है, इतना बात आप लोगों को पता होगा। दिस स्केच इन फॉर्म ऑफ सिलिंड्रिकल, मतलब इट्स शेप इज इन फॉर्म ऑफ सिलिंड्रिकल। ठीक है, या सिलेंडर, मतलब इसका जो शेप है, इसका जो आकार है, ठीक है, वो किस फॉर्म में है? तो सिलिंड्रिकल के फॉर्म में है। ठीक है, या सिलेंडर के फॉर्म में है। और सोचो कि ये सेरामिक का बना हुआ हो और इस पे क्या किया गया? वायर को लपटा गया हो। ठीक है, तो वायर को लपेट के, कोई इंसुलेटिंग सिलिंड्रिकल फॉर्म में मटेरियल है, उसके ऊपर में वायर को लपेट के इसको बनाया गया है। किसको? तो वायर वुंड रेसिस्टर को। क्लियर है? फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, जो वायर वुंड रेसिस्टर होता है किसी सिलिंड्रिकल फॉर्म में इंसुलेटिंग मटेरियल यानी कि सेरामिक के ऊपर में वायर को लपेट के बनाया गया है। ठीक है, अगला पॉइंट पढ़ते हैं। यूजुअली मतलब होता है प्रायः या सामान्यतः होता है। वायर ऑफ मटेरियल सच एज कॉन्स्टेंटेन 60% कॉपर 40% निकेल। ठीक है, ब्रैकेट में हमने लिख दिया नाइक्रोम और मैग्नीन आर यूज विच हैव हाई रेसिस्टिविटी। कह रहा है कि जनरली या यूजुअली मतलब प्रायः इसमें जो तार यूज किया गया वाइंडिंग करने के लिए वो कोई नॉर्मल कॉपर वायर या एल्युमिनियम वायर नहीं होता है, ये एक विशेष प्रकार का वायर है। ठीक है, एक विशेष प्रकार का तार है, उसका नाम है कंस्टेंटेन। ठीक है, शायद पहली बार आप लोग नाम सुने होंगे। कंस्टेंटेन जो होता है ना, एक तरह का एलवाई होता है। और एलवाई क्या होता है? तो एलवाई आप लोग को शायद पता होगा, नहीं भी पता होगा तो चलो यहाँ पे हम बता देते हैं।
दो या दो से अधिक मेटल को एक साथ मिला के एक नया मेटल तैयार किया जाता है। दो या दो से अधिक मेटल को मिला के एक नया मेटल तैयार किया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एलॉय बोलते हैं। तो कांस्टेंटाइन एक तरह का मेटल है और ये किस चीज से बना हुआ? तो ये बना हुआ 60% कॉपर से और 40% निकल से। मतलब कॉपर और निकल को एक साथ मिला दिए तो आपको मिल गया कांस्टेंटाइन। ठीक है, तो ये कांस्टेंटाइन वायर यहाँ पे यूज किया जाता है या फिर नाइक्रोम यूज किया जाता है, और सबसे ज्यादा नाइक्रोम ही यूज किया जाता है, और मैग्नीन यूज किया जाता है। मैग्नीन भी एक तरह का एलॉय है। मैग्नीन भी क्या है? एक तरह का एलॉय है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि यूजुअली वायर ऑफ मटेरियल सच एज कांस्टेंटाइन ब्रैकेट में 60% कॉपर 40% निकेल लिखा हुआ, नाइक्रोम और मैग्नीन आर यूज्ड विच हैव हाई रेसिस्टिविटी। मतलब यहां पे जो वायर यूज किया गया है वो या तो कांस्टेंटाइन होगा या फिर नाइक्रोम का होगा या फिर मैग्नीन का होगा, जिसका रेसिस्टिविटी हाई होता है। ठीक है, रेसिस्टिविटी हाई होने का मतलब क्या है कि करंट को अपोज करने का कैपेसिटी इसका ज्यादा होगा। ठीक है, अब देखो अगला पॉइंट क्या है। वायर वुंड रेसिस्टर हैव मोर एक्यूरेसी देन कार्बन कंपोजिशन मटेरियल। ये जो वायर वुंड रेसिस्टर है इसका एक्यूरेसी ज्यादा होता है, किससे? कार्बन कंपोजिशन मटेरियल से। कार्बन कंपोजिशन मटेरियल से इसका जो एक्यूरेसी है वो ज्यादा होता है, और किसी भी रेसिस्टर का एक्यूरेसी जितना ज्यादा होगा वो उतना ही अच्छा रेसिस्टर होगा। ठीक है, या उतना ही अच्छा रेसिस्टर कहलाएगा। तो ये जो हमारा वायर वुंड रेसिस्टर है इसका एक्यूरेसी बहुत अच्छा होता है। ठीक है, किससे ज्यादा अच्छा है? तो कार्बन कंपोजिशन से। ठीक है, तो इस पे हम लोग थोड़ा सा और बात कर लेंगे। थोड़ा सा इसके कंस्ट्रक्शन पार्ट को समझिए आप लोग। ठीक है, कंस्ट्रक्शन कैसा किया गया है? तो इसमें क्या किया गया है कि एक सिलिंड्रिकल शेप में, थोड़ा सा आराम आराम से समझोगे, बहुत ही आसान है, कोई टेंशन लेने वाला बात नहीं है। इतने हैंडसम और स्मार्ट टीचर से पढ़ रहे हो तो टेंशन कहाँ से होगा, है ना। चलो, ये तो अपना खासियत है ना, अपना बड़ाई तो करना पड़ता है, बाकी तो दुनिया लगी हुई रहती है शिकायत करने के लिए दूसरों का, तो अपना बड़ाई आदमी खुद ही कर लेता है, अच्छा रहता है, कॉन्फिडेंस भी ठीक ठाक रहता है, तबीयत भी अच्छा रहता है ना। तो चलो फिर बात कर लेते हैं। आप लोग भी स्मार्ट हो, चलो थोड़ा सा आप लोग का भी बड़ाई कर देते हैं, और बहुत ही हैंडसम हो। ठीक है, देखो ये एक यहाँ पे मटेरियल यूज किया जाता है और ये इंसुलेटिंग मटेरियल है। अब इंसुलेटिंग मटेरियल क्या होता है भाई? इंसुलेटिंग मटेरियल, तो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल को हम लोग इंसुलेटिंग मटेरियल बोलते हैं। इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करता है उसका हम लोग दो नाम देते हैं, नॉन कंडक्टिंग या इंसुलेटिंग। जैसे ये प्लास्टिक है तो इसे इलेक्ट्रिसिटी यानी कि करंट पास नहीं कर सकता, दैट मीन्स ये इंसुलेटर है। लकड़ी क्या है? तो इंसुलेटर है। कपड़ा क्या है? इंसुलेटर है। कागज क्या है? इंसुलेटर है। जानते हो, वैसे सेरामिक भी हमारा एक तरह का इंसुलेटिंग मटेरियल होता है। ठीक है, अब देखो सेरामिक एक तरह का इंसुलेटिंग मटेरियल है, क्ले वगैरह से बनता है, मिट्टी उट्टी से आग में पका के बनाया जाता है। ठीक है, तो चलो वो सब केमिस्ट्री मिलेगा पढ़ने के लिए, तो वहां पे हम लोग पढ़ेंगे। इंसुलेटिंग मटेरियल यहाँ पे ये जो लिया गया सेरामिक, ये किस नेचर का है? तो ये इंसुलेटिंग मटेरियल है। ठीक है, और ये किस फॉर्म में है? तो सिलिंड्रिकल शेप में है, और इसके ऊपर में क्या किया जाता है? वाइंडिंग किया जाता है। बिल्कुल आप सही समझ रहे हो, यही वाला चीज यहाँ पे हम बता रहे हैं। तो यहाँ पे इसके ऊपर में वाइंडिंग किया गया है, तार को लपेट दिया गया, और ये तार किसका बना हुआ है? इसके चारों तरफ तार लपेट दिया गया। जैसे मान लो ये स्केच मेरा सेरामिक का है, सिलिंड्रिकल शेप में है, और इस पे तार लपेट दिए, तो ऐसा ही कंस्ट्रक्शन बन के तैयार होगा ना। ठीक है, और ये जो तार है या तो ये नाइक्रोम का होगा या मैग्नीन का होगा या फिर कांस्टेंटाइन का होगा। क्लियर है? और ये जो कोर मटेरियल है इसका, दिस इज द कोर मटेरियल, ये कोर मटेरियल इंसुलेटिंग मटेरियल है। किस चीज का बना हुआ है? तो सेरामिक का बना हुआ। अब देखो ये हमारा रेसिस्टर जो यहाँ पे हम फोटो बनाया है, अभी देखो आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा यही। ठीक है, आप कंपेयर कर सकते हो। इसमें ये ऊपर से जो दिखाई दे रहा है ये एक्चुअली बाहर से ऐसा ही दिखाई देता है। इसका ऊपर वाले पार्ट को हम लोग क्या कर दिए हैं? इसका कवर वाले पार्ट को हटा दिए हैं, तो अंदर का ये वाला कोर पार्ट होता है। ये ग्रीन वाला इसका बाहर से दिखता है ऐसे कोर पार्ट है। हम लोगों ने क्या किया, जैसे पिछले क्लास में हमने क्या बताया था कि आम के ऊपर से छिलका हटा दोगे तो अंदर में गुठली दिखाई देगा या गुद्दा दिखाई देगा आम का, वैसा ही यहाँ पे भी है। बाहर से कुछ अलग दिखता है और अंदर से कुछ कंस्ट्रक्शन अलग रहता है। ठीक है, तो बाहर से कुछ जो कवर है उसको हटा दिया गया है इतना, तो अंदर में ऐसा ही शेप रहता है जो अभी यहाँ पे समझा है। इसी में दो टर्मिनल कनेक्टेड होगा जिसको कनेक्टिंग पिन्स बोलते हैं। तो हमको नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा इसको समझाने की जरूरत है। यहाँ पे देख लोगे ये ब्लैक वाला जो पार्ट है सेरामिक कोर है जो कि इंसुलेटिंग मटेरियल है। ब्लैक वाला रेड कलर का यहाँ पे वायर यूज किया गया है, नाइक्रोम का तार है,
ठीक है। रेड कलर मतलब ऐसा ही हम ड्राइंग में बता दिया, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि नाइक्रोम रेड कलर का ही हो, ठीक है। तो यहाँ पे रेड कलर का तार जो दिखाया गया है वो नाइक्रोम को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे 2 कनेक्टिंग पिन है जिसको कनेक्टिंग लीड्स बोलते हैं, और ये आउटर सीलिंग है। सीलिंग मतलब क्या होता है, किसी चीज को पैक कर देना। सील करने का मतलब क्या होता है, कवर करना, ढक देना। तो ये जो सीलिंग मटेरियल होता है ये प्लास्टिक का या इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, ठीक है, इसको कवर करने के लिए, बाहर के चीजों से इसको बचाने के लिए। तो मेन कोर पार्ट जो है ना यही है, ठीक है, और बाकी का ये एक्सटर्नल पार्ट है। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब जितना ज्यादा लेंथ का, जैसे रेजिस्टेंस का वैल्यू वगैरह जो है ना, इसके लेंथ ऑफ वायर पे और थिकनेस ऑफ वायर पे डिपेंड करता है। आप लोग को एक फार्मूला रेजिस्टेंस का शायद 9th-10th में पढ़ने के लिए मिला होगा, ठीक है। R = आप लोग पढ़े होंगे ρl/a, ठीक है। कोई लेंथ ऑफ वायर का मतलब कोई लंबा सा तार होगा तो उसका रेजिस्टेंस जब निकालना होता है तो हम लोग कैसे निकालते हैं। मान लो ये कोई तार है, ठीक है, एक लंबा सा 1 मीटर का तार है, ये कोई वायर है, ठीक है, दिस इज द वायर ऑफ 1 मीटर। 1 मीटर का कोई तार है, लिख भी देते हैं 1 मीटर का ये कोई तार है, ठीक है। तो इसका जो तार में मटेरियल यूज किया गया है या तो एल्युमिनियम का होगा, नहीं तो कॉपर का होगा, या किसी भी मेटल का होगा, तो इसका कुछ ना कुछ रेसिस्टिविटी होगा, यानी कि रो का वैल्यू होगा। रो इज द रेसिस्टिविटी, और ये एक कांस्टेंट वैल्यू होता है, ठीक है। और एल क्या होगा, लेंथ ऑफ वायर होगा। एल क्या होगा, लेंथ ऑफ वायर, मतलब इसका लंबाई कितना है उसको लेंथ बोलते हैं। और ए एरिया को रिप्रेजेंट करता है। अब ये जो वायर होगा इसका कुछ एरिया होगा, ठीक है। तो पूरा का पूरा ये जो रेजिस्टेंस है किस पे डिपेंड किया, रो पे डिपेंड किया, लेंथ पे डिपेंड किया, और एरिया पे डिपेंड किया। कुछ भी लेंथ हो सकता है, कुछ भी एरिया हो सकता है, और कुछ भी रेसिस्टिविटी होता है। आया बात समझ में। अब देखो एक चीज जो मैं बताना चाहता हूं उसको समझो। आर का वैल्यू ये तो कांस्टेंट है, इस पे भी डिपेंड करता है, बट कांस्टेंट है तो इसको हटा दो। मेनली लेंथ और एरिया पे डिपेंड किया। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ हो गया और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया हो गया, ठीक है। ये समानुपाती होगा, ये व्युत्क्रमानुपाती होगा, ठीक है। तो समझ ही गए होंगे। लेंथ जितना ज्यादा यूज होगा रेसिस्टेंस उतना ज्यादा होगा। जितना ज्यादा लंबा तार होगा उसका रेसिस्टेंस यानी कि अवरोधक क्षमता जो होगा उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। मतलब जितना लंबा तार, 1 मीटर के जगह पे 4 मीटर तार ले लोगे तो उसका रेसिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। अच्छा, एरिया से इसका रेसिस्टेंस का क्या रिलेशन है, तो उल्टा रिलेशन है। अगर एरिया ज्यादा होगा तो रेसिस्टेंस कम होगा। मोटा तार यूज किया जाएगा, समझ रहे हो, जिसका एरिया ज्यादा हो। मोटा बोलने का मतलब एरिया से था। तो एरिया जिसका ज्यादा होगा उसका रेसिस्टेंस कम होगा, जिसका एरिया कम होगा उसका रेसिस्टेंस ज्यादा होगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एरिया कम रेसिस्टेंस ज्यादा, एरिया ज्यादा रेसिस्टेंस कम, ठीक है। तो आपको जितना भी रेसिस्टेंस यहाँ पे यूज करना होता है उसके अनुसार यहाँ पे लेंथ ऑफ वायर को यूज किया जाता है। उतना मीटर का वायर यूज किया जाएगा, उतना आपको मीटर स्क्वायर एरिया का वायर यूज किया जाता है एज पर रिक्वायरमेंट, ऐसे कैलकुलेशन करके। और जो मटेरियल यूज किया गया उसका कुछ ना कुछ रेसिस्टिविटी होता है। तो एक कैलकुलेशन यूज करके या एक कैलकुलेशन करके ही हम लोग को रेसिस्टेंस यहाँ पे डेवलप करना होता है, ठीक है। तो वो चलो उतना ज़्यादा अभी पढ़ने का जरूरत नहीं है। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हो, आगे के सेमेस्टर में फिर से ये सब मिलेगा पढ़ने के लिए। स्पेशली जो स्टूडेंट्स अभी जिनका ब्रांच इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स होगा उन लोगों को तो दम पक्का से मिलेगा फिर से पढ़ने के लिए। तो वहां पे और ज्यादा डिटेल्स हम ही लोग पढ़ाएंगे, हो सकता है कि हम ही पढ़ाएं, तो बहुत ज्यादा डीपली पढ़ाएंगे। बट अभी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा डीपली जाने का जरूरत नहीं है। जितना भी पढ़ा रहे उतना भी धीरे धीरे पढ़ते जाइए, ठीक है। थोड़ा सा टॉपिक को सीखने का कोशिश कीजिए। आगे चल के हम लोग जब डिटेल्स मिलेगा तो डुबकी लगाएंगे। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब इसका जो रेसिस्टेंस रेंज होता है, ठीक है, जो हमारा वायर वुंड रेसिस्टर है उसका रेसिस्टेंस रेंज होता है 1 ओम टू 1 मेगा ओम। 1 ओम से लेके 1 मेगा ओम तक का ये रेसिस्टेंस प्रोवाइड करता है। टॉलरेंस क्या होता है पिछले क्लास में हमने बताया था। सिर्फ टॉलरेंस हमने बताया था। टॉलरेंस हमेशा परसेंटेज में रहता है, और टॉलरेंस बताता है कि उसका जो एक्चुअल वैल्यू
है उससे कितना परसेंट आगे या पीछे वैल्यू वेरी कर सकता है। एग्जाम्पल भी हमने बताया था कि 100 ओम का कोई रेसिस्टर है और उसका टॉलरेंस 5% है, प्लस माइनस 5% है, यानी कि वो 5% से आगे भी बढ़ सकता है, 5% से पीछे भी हो सकता है। जब हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, फिक्स रेसिस्टर पढ़ रहे हैं, इसका जो रेसिस्टेंस वैल्यू है, इसका इंट्रोडक्शन क्लास में मैंने बताया था कि इसका जो रेसिस्टेंस वैल्यू है वो फिक्स होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, वैरी नहीं करना चाहिए। लेकिन यहां पे टॉलरेंस में क्या पढ़ने के लिए मिल रहा है, जस्ट उसका ऑपोजिट मिल रहा है कि टॉलरेंस बताता है कि उसका वैल्यू वैरी करता है। तो आइडियल के फिक्स होता है, लेकिन प्रैक्टिकली जब उसको किसी सर्किट में यूज किया जाता है या डिवाइस में यूज किया जाता है तो थोड़ा सा रेसिस्टेंस वैरी करता है। और अगर ये फिक्स रेसिस्टर है तो जितना कम वैरी करे, यानी कि टॉलरेंस जो है ना वेरिएशन को डिफाइन करता है, तो टॉलरेंस का वैल्यू जितना कम हो यानी कि वेरिएशन उतना ही कम होगा, तो टॉलरेंस का वैल्यू जितना कम होगा उतना अच्छा बात है फिक्स रेसिस्टर के लिए। ठीक है, टॉलरेंस का वैल्यू जितना ज्यादा है मतलब वो रेसिस्टर उतना अच्छा नहीं है, उसका एक्यूरेसी सही नहीं है, उसका वैल्यू का वेरिएशन बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। आई होप कि उतना समझदार आप लोग हैं, समझ गए होंगे। तो इसका जो टॉलरेंस होता है 0.0 ओम 0.01% टू 1% होता है। 1% या उससे कम यानी कि ये बहुत अच्छा रेसिस्टर है। अगर कंपेयर किया जाए कार्बन कंपोजिशन रेसिस्टर से तो उससे फार बेटर है। ठीक है, तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो ये रेसिस्टर काफी अच्छा रेसिस्टर माना जाता है। अब हम लोग बात करेंगे मेटल फिल्म और कार्बन फिल्म रेसिस्टर के बारे में। ठीक है, फिल्म तो आप लोग देखते होंगे, अक्षय कुमार का, शाहरुख खान का, या और भी कोई आपका फेवरेट हीरो होगा तो उसका। बहुत सारे स्टूडेंट तो आज के डेट में देखते हैं साउथ इंडियन मूवी में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, या कुछ लोग भोजपुरी मूवी भी देखते होंगे चलो ठीक है, तो जो अपना पसंद है फिल्म जरूर देखते होंगे क्या। तो यहाँ पे वो वाला फिल्म का बात नहीं करना है, एक्टर वाला। हम लोग खुद ही एक्टर हैं यार, क्या हम लोग तो रियल हीरो हैं। इंजीनियर्स जो होते हैं ना, ये रियल हीरो होते हैं, नया नया चीज़ इन्वेंट करके दुनिया को दे देते हैं। और हमारा इंजीनियरिंग बहुत कमाल का चीज़ है, और मैं बोलता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को इंजीनियरिंग पढ़ना चाहिए। ठीक है, तभी तो नया टेक्नोलॉजी देखने के लिए मिलेगा। चलिए फिर ये सारी बातों पे बाद में बात करेंगे हम लोग। मेटल फिल्म पे आते हैं। देखो इसका नाम क्या है, मेटल फिल्म और कार्बन फिल्म रेसिस्टर। मेटल फिल्म और का मतलब होता है या कार्बन फिल्म, या तो इसका जो फिल्म होगा वो मेटल का बना हुआ होगा या फिर कार्बन का बना हुआ होगा। यानी कि इसका रेसिस्टिव पार्ट, फिर से हम वही टॉपिक पे आ गए, क्या याद रखना है, रेसिस्टिव पार्ट किस चीज का बना हुआ है। और रेसिस्टिव पार्ट क्या करता है, तो मेनली करंट को अपोज करने का काम इसका रेसिस्टिव पार्ट ही करता है। तो इसका जो रेसिस्टिव पार्ट होगा वो मेटल फिल्म का होगा या फिर कार्बन फिल्म का होगा। फिल्म क्या होता है यहाँ पे, फिल्म का मतलब होता है पतला सा प्लेट। ठीक है, फिल्म का मतलब ऐसा नहीं समझ लेना कि सिंघम है, सिंघम मूवी देखे हो क्या, तो वो वाला फिल्म नहीं, सिंघम फिल्म नहीं, या और भी कोई फिल्म देखे होगे तो वो वाला फिल्म नहीं। यहाँ पे हम लोग फिल्म का मतलब समझिए आप लोग, यहाँ पे फिल्म का मतलब होता है पतला सा प्लेट। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्लेट यूज किया गया है या तो वो मेटल का यूज किया जाता है या फिर कार्बन का यूज किया जाता है। तो इस रेसिस्टर का मेन पार्ट जो होता है वो मेटल फिल्म होगा या कार्बन फिल्म होगा, यानी कि इसका रेसिस्टिव पार्ट। पहला पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या इसका कंस्ट्रक्शन है और भी क्या क्या बातें हैं, सारा पॉइंट से क्लियर करते हैं। इट्स रेसिस्टिव पार्ट इज मेड अप ऑफ रेसिस्टिव मटेरियल लाइक प्योर कार्बन और सम मेटल्स।
इसका जो रेसिस्टिव पार्ट है वो किस चीज का बना हुआ है, ये पॉइंट वही चीज को डिफाइन कर रहा है। इट्स रेसिस्टिव पार्ट इज मेड अप ऑफ रेसिस्टिव मटेरियल्स। इसका जो रेसिस्टिव पार्ट है वो रेसिस्टिव मटेरियल से बना हुआ है, लाइक मतलब जैसा कि प्योर कार्बन और सब मेटल्स। इसका जो रेसिस्टिव पार्ट है रेसिस्टिव मटेरियल से बना हुआ है, और रेसिस्टिव मटेरियल के लिए प्योर कार्बन को यूज किया जा रहा है या कुछ मेटल्स को यूज किया जाएगा। सारे मेटल्स को यूज नहीं किया जाता। कौन कौन सा मेटल यूज किया जाएगा वो भी बात करेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने बताया था कि इस हर एक मटेरियल का वायर यहाँ पे यूज नहीं होता, कुछ स्पेशल वायर होते हैं उसी को यूज किया जाता है, और वैसे वायर को यूज किया गया जिसका रेसिस्टिविटी ज्यादा हुआ, तब तो करंट इससे जब पास होगा। फिर से वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ से करंट पास होगा तो इसके पूरे बॉडी से ऐसे जाके यहाँ से निकलेगा, तो ये तार से पास करेगा, और इस तार का रेसिस्टिविटी रो का वैल्यू ज्यादा रहेगा तो ये करंट को ज्यादा अपोज करेगा। और रेसिस्टर का तो यही काम होता है, करंट को अपोज करना। अच्छा, ये कोई डिमेरिट नहीं है, ऐसा नहीं सोचना है कि कार्बन को करंट को ये अपोज करता है तो ये खराब बात है। नहीं, हमारे सर्किट में इसका बहुत ही इंपॉर्टेंस है। रेसिस्टर का हम लोग को जरूरत पड़ता है करंट को कम करने का, ठीक है, या फिर पावर ऑब्टेन करने के लिए। जैसे हाई पावर इसके अक्रॉस जनरेट करना है या हाई वोल्टेज ड्रॉप कराना होता है, कहीं पे हाई वोल्टेज जा रहा है और हम लोग को आगे हाई वोल्टेज नहीं पास करना है, वोल्टेज के वैल्यू को कम करना है, तो बीच में रेसिस्टर लगा देते हैं, कुछ वोल्टेज को ड्रॉप कर देता है, तो बचा हुआ ही वोल्टेज आगे जाता है। जैसे 100 वोल्ट जा रहा है, लेकिन जहां पे जाना है वहां पे 85 वोल्ट हम लोग को जरूरत है। भेजे हम लोग 100 वोल्ट, और हम लोग को जहां पे, या मान लो हमारे पास 100 वोल्ट का सोर्स है, ठीक है, 100 वोल्ट का सोर्स है, हम लोग को 100 वोल्ट मिल रहा है, और लेकिन किसी डिवाइस में हम लोग को 85 वोल्ट का जरूरत है, ठीक है। तो हम लोग करते क्या है, क्यों जो 100 वोल्ट है उससे 50 वोल्ट बनाने के लिए बीच में एक हाई वैल्यू का रेसिस्टर लगा देते हैं, कैलकुलेशन वगैरह करके, करंट वगैरह को मेजर करके। तो वो रेसिस्टर क्या करता है, 50 वोल्ट वोल्टेज को ड्रॉप कर देगा, तो बचा हुआ 50 वोल्ट ही आगे जाएगा। तो बड़ा काम का चीज है ये, ठीक है ना। ऐसा नहीं सोचना है कि करंट को ये हमेशा अपोज करता है, मतलब मत समझ लेना कि ये अमरीश पुरी है, ठीक है, या कोई खतरनाक गुंडा है, नहीं ऐसा नहीं है ठीक है। चलो आगे बात करेंगे हम लोग। अगला पॉइंट क्या है, जनरली ऑक्साइड मेटल यूज फॉर फिल्म मटेरियल। जनरली ऑक्साइड मेटल, ऑक्साइड मेटल क्या होता है, जैसे मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड का तो नाम सुने हो, उसी को ऑक्साइड मेटल बोलते हैं। जैसे मान लो एल्युमिनियम है, तो एल्युमिनियम जब ऑक्सीडाइज हो जाता है, जैसे कोरोजन लग जाता है, मतलब उस पर जंग लग जाता है, तो वो एल्युमिनियम ऑक्साइड बन जाता है। और ऑक्सीडेशन प्रोसेस पढ़े होगे, ऑक्सीडेशन प्रोसेस के बाद कोई मेटल ऑक्सीडाइज होता है, ठीक है। किसी मेटल में, कोई मेटल है ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेता है तो उस प्रोसेस को ऑक्सीडेशन बोला जाता है, और उसके बाद ऑक्साइड बन जाता है। एल्युमिनियम का ऑक्साइड AlO2 पढ़े होगे, ठीक है, FeO2 पढ़े होगे, FeO2 मतलब आयरन ऑक्साइड। तो बहुत सारे मेटल्स जो हैं ऑक्सीजन से तुरंत रिएक्ट करके ऑक्साइड बन जाते हैं, मतलब उस पर एक कोरोजन लग जाता है, एक जंग लग जाता है, जिसके कारण उसमें रेसिस्टिविटी ज़्यादा हो जाता है। उसका रेसिस्टिविटी ज़्यादा मतलब करंट को अपोज करने का कैपेसिटी बढ़ जाता है। तो ऐसा मटेरियल को यूज किया जाता है, या ऐसे मेटल को यहाँ पे यूज किया जाता है जो कि ऑक्सीडाइज हो गया हो, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके बना हुआ हो, ठीक है। जैसे मान लो एल्युमिनियम है, तो सिंपल एल्युमिनियम Al होगा, लेकिन अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लिया तो AlO2 बन जाएगा, समझ रहे हो ना, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा। वैसे ही Fe है, आयरन है, तो वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड बन जाता है। कॉपर है, कॉपर ऑक्साइड, नाम सुने होंगे, ऐसा कुछ नया नहीं होता है। निकेल है, निकेल ऑक्साइड। तो ऑक्सीजन जो होता है ना हाईली रिएक्टिव होता है, किसी भी मेटल से तुरंत क्या कर लेता है, रिएक्ट कर लेता है। तो मेटल से रिएक्ट करने के बाद एक ऑक्साइड बनेगा, उसी ऑक्साइड को इसमें यूज किया जाता है एज ए प्लेट, ठीक है, इसको बनाने में। अगला पॉइंट क्या है, देखोगे, द रेसिस्टिव वैल्यू ऑफ रेसिस्टर इज कंट्रोल्ड बाय इंक्रीजिंग द डिजायर्ड थिकनेस ऑफ फिल्म। यहाँ पे जो फिल्म यूज किया गया है, या तो ये प्योर कार्बन का होगा या ऑक्साइड मेटल का होगा। फिल्म मतलब पतला पतला सा प्लेट होगा। अभी देखोगे आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा ओरिजिनली, ठीक है, कैसे पतला पतला सा फिल्म यूज किया गया है। और बीच बीच में देखोगे ये रेड वाला जो पोर्शन है, थोड़ा सा इसके कंस्ट्रक्शन पार्ट को भी समझा देते हैं। बीच बीच में ये व्हाइट वाला पार्ट सेरामिक का है, और सेरामिक क्या होता है, इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, मतलब करंट को पास नहीं करता। और बीच बीच में इसमें गैप बना हुआ है, स्लॉट्स बना हुआ रहता है, गड्ढा, और उस गड्ढे में छोटा छोटा फिल्म रखा रहता है। ये फिल्म सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, ऐसा नहीं सोचना कि ये फिल्म अलग अलग है, दम अंदर अंदर क्या रहता है, कनेक्टेड रहता है ये फिल्म,
तो ये फिल्म प्लेस्ड है। और ये चूंकि ऑक्साइड फिल्म है, सुनाई दिया क्या है, ऑक्साइड फिल्म है, तो ऑक्साइड फिल्म का या ऑक्साइड मेटल है तो ऑक्साइड मेटल का रेसिस्टिविटी ज़्यादा होता है, यानी कि करंट को अपोज करने का कैपेसिटी ज़्यादा होता है। तो ये सिरामिक के अंदर में गड्ढा बना के और उसी के अंदर में फिल्म को, पतला सा प्लेट है उसको कभी कोई कैसेट का रील देखे होगे, ठीक है, पता नहीं देखे हो कि नहीं आप लोग, तो अभी मोबाइल वाले वर्ल्ड वाले हो आप लोग, ठीक है, लेकिन अगर शायद आप लोग देखे होंगे जब कैसेट के ज़माना था उससे गाना बजाया जाता था, ठीक है, और टेप रिकॉर्डर हुआ करता था, उसमें देखे होंगे क्या, अगर जो लोग देखे होंगे उसमें पतला सा एक प्लास्टिक का फिल्म बना हुआ रहता था, मतलब वो जो कैसेट होता था उसमें वो फिल्म था, उसमें जो ऐसे लपेटा रहता था, ठीक है, तो पतला सा पत्ती रहता है। और ये कहाँ पे प्लेस्ड है, तो इसी के अंदर में प्लेस्ड है, ठीक है, इसमें गड्ढा बना बना के इसमें रख दिया गया। अब करंट जब इससे इंटर करेगा तो ऑब्वियसली इस फिल्म से पास करते हुए आगे की तरफ बढ़ेगा, और ये जब फिल्म से आगे बढ़ेगा तो फिल्म का रेसिस्टिविटी हाई है, ये रो है, रो का वैल्यू हाई है, रो को रेसिस्टिविटी बोला जाता है। तो हाई रेसिस्टिविटी वाले फिल्म से जब पास करेगा तो यहाँ पे करंट का वैल्यू स्मॉल हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका कंस्ट्रक्शन है। ये जो ब्लू वाला पार्ट है इसको इपॉक्सी कोटिंग बोला जाता है, ठीक है, ये किसी इंसुलेटिंग मटेरियल का बना हुआ रहता है। अंदर का पार्ट बता दिए हैं, सिरामिक रहेगा, सिरामिक के अंदर में गड्ढा किया रहता है, गड्ढे के अंदर में मेटल फिल्म प्लेस्ड रहेगा या कार्बन फिल्म रहेगा, कार्बन का बना हुआ पतला सा पत्ती प्लेस्ड रहेगा। तो ये इसका रहा कंस्ट्रक्शन। दो इसका कनेक्टिंग पिन्स होता है जिसको लीड्स बोलते हैं। थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं। Metal film resistor have much better temperature stability than carbon composition resistor. देखो, मेटल फिल्म रेसिस्टर है मच बेटर टेम्परेचर स्टेबिलिटी, मतलब बेटर टेम्परेचर स्टेबिलिटी इसमें होता है। टेम्परेचर बढ़ने घटने के कारण इसका रेसिस्टेंस वेरी नहीं करता है, वो जो टॉलरेंस होता है, ठीक है। क्यों रेसिस्टेंस का वैल्यू किसी रेसिस्टर का, जबकि वो फिक्स रेसिस्टर है, रेसिस्टेंस उसका नहीं बढ़ना चाहिए या नहीं घटना चाहिए, उसके बावजूद भी वो बढ़ घट जाता है, उसका कारण क्या होता है, तो उसका मेन कारण टेम्परेचर होता है। कहीं पे भी सर्किट में या वेदर का भी टेम्परेचर, मौसम का भी तापमान अगर बढ़ जाता है, घट जाता है, तो उसका रेसिस्टेंस थोड़ा बहुत वैरी कर जाता है, ठीक है। तो कोई ऐसा मान लो जैसे कार्बन कंपोजिशन रेसिस्टर है, तो कार्बन कंपोजिशन रेसिस्टर में टेम्परेचर बढ़ने घटने के कारण उसका रेसिस्टेंस तुरंत वैरी कर जाता है और टॉलरेंस उसका बताएगा कि मैक्सिमम कितना बढ़ घट सकता है। लेकिन यहाँ पे जो मेटल फिल्म और कार्बन फिल्म रेसिस्टर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ने घटने से भी इसका टॉलरेंस पे बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता या इसके रेसिस्टेंस पे बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। इसका रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा ना तो बढ़ेगा ना तो बहुत घटेगा, क्योंकि इसका टेम्परेचर के साथ स्टेबिलिटी अच्छा है। टेम्परेचर बढ़ेगा घटेगा तब भी इसका रेसिस्टेंस लगभग कांस्टेंट रहता है। टॉलरेंस से पता चलता है कि कितना वेरी करता है, देखो ±1%, तो 1% कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। उसके बाद रेंज ऑफ रेसिस्टेंस का बात कर लेते हैं कि ये जो रेसिस्टर आता है कितने वैल्यू तक का आता है, कितने ओम तक का आता है, तो अप टू 10,000 मेगा ओम। मतलब यार समझ के बाहर है, ये बहुत बड़ा वैल्यू है रेसिस्टेंस का। 10,000 मेगा ओम का समझ रहे हो वैल्यू कितना होता है? 10,000 तो ये सही हो गया, और मेगा ओम को जब ओम में बदलोगे तो 10⁻⁶, यानी कि 6 जीरो और लगा लो। तो इतना हाई वैल्यू तक का ये मेटल फिल्म और कार्बन फिल्म रेसिस्टर आता है, ठीक है। तो चलो यहीं तक आज का टॉपिक रहने देते हैं। हमारा फिक्स रेसिस्टर का जो तीनों टाइप्स था वो कंप्लीट हो चुका है। अगले वीडियो लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।